हमारा ये जो आज का लेक्चर होगा राष्ट्रीय परिदृश्य पर पूर्णतया आधारित होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे टर्म के बारे में, जिसके बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। मेरा युवा भारत, यह भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम जो हम पढ़ने वाले हैं, मेरा युवा भारत, याद रखना है हम लोगों को। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यह भी एक योजना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असम में परिसीमन, परिसीमन का मतलब क्या होता है? जब किसी राज्य के को जो छोटा या बड़ा करना होता है या फिर उसके सीमा का निर्धारण फिर से करना होता है, तो वही परिसीमन कहलाता है। भारत का 9वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व महोत्सव, ठीक है। भारत में 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जैसे कि पटना में पुस्तक मेला लगता है, कहीं कहीं विज्ञान मेला लगता है, तो ये सारा चीज़ तो भारत में विश्व स्तर पर जो था 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। उसके बाद है नए भारत का मंत्र, जिसमें कि रिफॉर्म होगा, परफॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म होगा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, परफॉर्म का मतलब उस बदलाव पर काम करना, ट्रांसफॉर्म मतलब उसमें परिवर्तन यानी रिजल्ट क्या आया, फिर ऐसा ही कुछ है। केबीटी भारत अहम एनिमेशन श्रृंखला है। इसके बाद है भारत NCX टूर 2023, सागर परिक्रमा है। उसके बाद उम्मीद है, उसके बाद अपार है, वन नेशनल वन स्टूडेंट आईडी का सिस्टम है, वन नेशनल वन स्टूडेंट आईडी की बात की गई है। नया संसद भवन के बारे में बताया गया है, जिसमें सेंगोल और संविधान सदन की बात करते हैं। सेंगोल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में जो था एक लाठी जैसा डंडा था, उसमें कुछ सिंबल्स थे, उसको सेंगोल कहा गया था। देश के 4.43 लाख यानी 4.43 लाख से अधिक यानी कि 75% गाँव में खुले शौच से मुक्त, यानी कि इनका कहना है कि 4.5 लाख लोग लगभग खुले में शौच से मुक्त हो गए, यानी 4.5 लोगों के जो है बाथरूम बना। सामाजिक ट्रेल ब्लैकजर कार्यक्रम। उसके बाद है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज एमबी इम्प्रेस NIRF रैंकिंग 2023। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा और इस पर टिप्पणियाँ, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम ध्यान रखेंगे इन बातों पर। सबसे पहले आते हैं मेरा युवा भारत, ठीक है। मेरा युवा भारत यानी कि 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत जो योजना था, यह 11 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा मेरा भारत यानी माय भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की। भारत सरकार ने क्या किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहमति से माय भारत यानी कि मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त संस्था का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में युवा का विकास करना, युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। अब हमें 2-3 चीज़ की ध्यान रखने हैं। मेरा युवा भारत, ठीक है। मेरा युवा भारत की स्थापना कब की गई? तो 11 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। पहला बात तो ये है, तो डेट में ध्यान है कि 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त संस्था, यह कैसी संस्था है? स्वायत्त है, यानी ये अपने डेवलपमेंट पर अपने हिसाब से विचार विमर्श करके उसको अपने तरीके से आगे बढ़ाएगा, स्वायत्त संस्था। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के युवाओं को विकास की ओर ले जाना। दूसरा, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। तीसरा, टेक्नोलॉजी का विकास करना, तकनीक का विकास करना। अब मुख्य बात करें तो इसमें था एक नेतृत्व विकास की बात। कोई भी व्यक्ति को जो है नेतृत्व करने आना चाहिए, लीडर बनने आना चाहिए, तो नेतृत्व विकास। मेरा युवा भारत का लक्ष्य जो है युवाओं में नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है ना, लोगों के अंदर जो है नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाना। जैसे हम क्लास में करते हैं कि 2 टीम बांट देते हैं, एक को कैप्टन बना देते हैं और कैप्टन को रूल नियम समझा देते हैं और वह डील करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बच्चों को नेतृत्व करने की क्षमता को सिखाते हैं। कैसे वहाँ पर जो है क्लासरूम में बैठे रहते हैं 40 बच्चे, तो उनमें से एक बच्चे को जो है हम लोग कहते हैं क्या कि बोर्ड के पास आकर खड़े हो जाओ और कुछ स्टोरी बताओ, या फिर कुछ तुमको आता है तो एक्टिविटी करके दिखाओ। तो उसके अंदर जो है ना आत्मबल बढ़ता है कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करने का, तो उसके अंदर क्या होगा, इससे भी जो है उसका नेतृत्व का क्षमता बढ़ता है।
इसका उद्देश्य है नेतृत्व में भूमिका निभाना और समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए सशक्त बनना। क्योंकि समाज का निर्माण हम ही लोगों से होता है, हमारे बच्चे से ही होते हैं। उनका विकास यदि होगा तो समाज का विकास होगा। उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी तो समाज में जाकर के वह जो है कहीं ना कहीं खड़ा होगा या कोई चीज़ के लिए अपनी बात को रख पाएगा अच्छे तरीके से। यदि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी तो भविष्य का नेता कौन बनेगा, भविष्य का लीडर कौन बनेगा। इसके लिए जो है इन्होंने क्या किया, मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त संस्था बनाया। अब दूसरा जो है जागरूकता एवं भागीदारी। इस मंच को जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कार्यक्रम और पहलों में युवाओं की भागीदारी बनाने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कैसे युवाओं को हम नए नए वर्क दें, नए नए काम दें। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, विद्यालय में मीना मंच का निर्माण किया गया, बाल संसद का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि हम उसी बच्चों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। उसके काम को हम उसे समझा देते हैं और वह उस पर अमल करने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं लीडर बनने की क्षमता आती है। तो उस तरह से हम उस चीज़ को डिजाइन किए, फ्रेमवर्क किए, युवा व्यक्तियों और सरकारी कार्यक्रमों के बीच एक पुल बनाने का कार्य करता है। यदि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं हो तो एक आदमी विकास करेगा, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलेगा, है ना। हर एक व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, समाज में सकारात्मक सोच के साथ समाज आगे बढ़ेगा। सामुदायिक परिवर्तन की बात करते हैं। संसाधन तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के माध्यम। सबसे पहली बात क्या है, संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए व्यक्ति का। संसाधन का सही तरह से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, उससे जानकारी होनी चाहिए। युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बनने के लिए कल्पना की गई है। हमें सबको सिखाना होगा कैसे हम राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके, कैसे अपना योगदान को जो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ न कुछ क्षमता का विकास करना होगा। इसीलिए नागरिक और सरकार के बीच यह जो मेरा युवा भारत नामक कार्यक्रम है, यह क्या करेगा, सेतु का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। कैसे व्यक्ति को, कैसे जनता को जो है सरकार तक पहुंचाएगा, उसके लिए कड़ी का काम कौन करेगा, मेरा भारत युवा भारत, मेरा युवा भारत। क्लियर है, मोटा मोटी हम लोग समझ गए इसका काम क्या है। अब अगला टर्म जो है हमारा दूसरा नंबर जो पॉइंट था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट। तो भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ एक व्यापक दिशा निर्देश है जो स्कूली शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यह क्या करता है, एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। छात्र और सामाजिक जरूरतों को दर्शाने के लिए एनसीएफ को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। एनसीएफ समझ में आ गया, पाठ्यचर्या यानी सिलेबस, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। नया मसौदा में एनसीएफ स्कूल के दिन और शैक्षणिक वर्ष के महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है। अब जैसे कि क्या है, स्कूल दिवस और शैक्षणिक वर्ष में प्रस्तावित परिवर्तन। इस मसौदे के मुताबिक छात्र को हफ्ते में 5.5 दिन स्कूल जाना होता है। अच्छा, एनसीएफ के हिसाब से अब है कि नॉलेज कैसे बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर नॉलेज आएगी नहीं। अब एनसीएफ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसमें क्या है कि छात्र को हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाना होता है, ये बात सही है। शनिवार को आधे दिन तक की पढ़ाई करनी होती है। भले बिहार में 9 से 5 चलाती है सरकार स्कूल, लेकिन एनसीएफ के अनुसार जो भारत सरकार का नियम बना हुआ है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क एजुकेशन के लिए, इसमें क्या कहता है कि आप 5.5 दिन ही स्कूल चलाएंगे। कितने दिन, सप्ताह में 5.5 दिन। शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई करनी है। यह सिफारिश करता है कि कक्षा की अवधि प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में चरणों के लिए 40 मिनट और 9वीं और 10वीं के लिए 50 मिनट। अब देखिए एनसीएफ क्या क्या बताता है। नंबर 1 कि 5.5 घंटा ही सप्ताह में पढ़ाना है, उसमें भी शनिवार को हाफ डे कर देना है, यानी समझ में आ गया। उसके बाद 5.5 दिन ही स्कूल चलना है। 5.5 दिन का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है, 5 दिन हुआ। शनिवार को हाफ डे, तो 5.5 दिन हो गया। उसके बाद यह कहता है कि यह भी कहता है एनसीएफ
कि कक्षा प्राइमरी स्कूल के लिए यानी 1 to 5 के लिए और मध्य विद्यालय के लिए यानी 6 to 8 के लिए कक्षा जो चलेगा घंटी, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, जिसको हम जो बोलिए घंटी बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की एक घंटी होगी। ठीक है, कक्षा का जो पीरियड होगा वो 40 मिनट का होगा, लेकिन 9वीं 10वीं में 50 मिनट की होनी चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के लिए सभी चरणों का स्कूल 180 दिन होने चाहिए। ठीक है, सभी चरणों में यानी तीनों में, प्राथमिक, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में, तीनों में स्कूल जो है साल में कम से कम 180 दिन चलने चाहिए, 34 सप्ताह होना चाहिए। ताकि इससे क्या है, ये फॉर्मूला क्या निकाला कि बच्चों पर बर्डन कम पड़े, कम समय में उससे उस तरह से क्रिएटिविटी करवाया जाए, गतिविधि करवाया जाए, या उस तरह से उसको पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अधिक से अधिक प्रोग्रेस करें। ना शिक्षक पर कोई प्रेशर रहे, ना बच्चों पर प्रेशर रहे। अगला जो है प्रारंभिक और मध्य चरण। तो प्रारंभिक और मिडिल स्कूल चरणों के लिए सभी सप्ताह के दिनों की शुरुआत 25 मिनट की सभा के साथ होनी चाहिए। यानी कहता क्या है कि प्रत्येक सप्ताह का जो पहला समय होगा, पहली घंटी 25 मिनट की एक सभा होगी, जिसको हम लोग जो है अपने विद्यालय में कहते हैं कि प्रार्थना सभा या फिर चेतना सत्र बोलते हैं, वो चीज़ें। और प्रत्येक क्लास 40 मिनट का होना चाहिए। छात्रों को अगली कक्षा की तैयारी के लिए 5 मिनट का समय प्रदान किया जाना चाहिए। ये भी बात सही है। 15 मिनट का स्नैक्स ब्रेक्स और 45 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए। 15 मिनट का स्नैक्स ब्रेक, ठीक है, पानी पीने के लिए, ये सब चीज़ें, और उसके बाद 45 मिनट का लंच ब्रेक होना चाहिए। माध्यमिक चरण में यदि जाते हैं तो कक्षा 9 या उससे आगे का 11-12 तक की बात करें तो उसमें कक्षाएं 50 मिनट की होगी, और ब्लॉक अवधि इसीलिए 100 मिनट है। ब्लॉक अवधि कितने का होना चाहिए? 100 मिनट का। लंच के समय सीमा 55 मिनट कर दी गई है। तो समझ में आ गया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट NCF के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, जो भी स्कूल है, सारे में साढ़े 5 दिन क्लास चलेंगे। 5 दिन चलेंगे फुल डे और 1 दिन चलेगा हाफ डे। उसके अलावा बच्चों को 1 to 8 क्लास के लिए 40 मिनट की घंटियां होंगी। चेतना सत्र स्टार्टिंग में 25 मिनट का होगा। उसके बाद जो है 5 मिनट का ब्रेक अगले घंटी की तैयारी के लिए। उसके बाद उसको स्नैक्स के लिए 15 मिनट। उसके बाद जो है टिफिन जो होगा, लंच जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए कितने देर का? 45 मिनट का प्राइमरी में, मिडिल में। लेकिन हाई स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा हमारे ख्याल से 55 मिनट का। तो यही चीज़ है, तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं अगला जो टर्म है हमारा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो अगला टर्म होगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। चलिए, हमने 2 चीज़ें समझ लिया, NCF के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि भारत में जीवन के विभिन्न अंतर्राज्यीय और अंतर जिला विविधताओं पर निर्भर करती है। भारत का जीवन क्या करता है? अच्छा, एक बात, भारत में अलग अलग राज्य है, अलग अलग सब जगह जो है पर्यावरण है, अलग अलग परिवेश है, वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो वही कहता है कि भारत का जो जीवन होता है अंतर्राज्यीय, अलग अलग राज्य के अलग और अंतर जिला के भी अलग होते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विविधताएं। भारत में उपस्थित अर्थव्यवस्था की इस विषमता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, NCF के बारे में तो हमें आइडिया लग गया क्या कह रहा है NCF। अब 2018 में ही जनवरी के महीना में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लाया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसको कि ध्यान में रखना है। अब इनका उद्देश्य क्या होगा? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को चयनित किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, वैसे भी वहाँ पर तो BJP की सरकार है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 8 जिलों का चयन किया गया। इसके नाम हैं इस प्रकार: चित्रकूट, फतेहपुर,
बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये 8 जिला उत्तर प्रदेश राज्य के हैं जिनको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए चुना गया। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी के महीने में 2018 में की गई थी। इनमें से जिले जो हैं सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर और चित्रकूट। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, यह उद्देश्य था क्या, मतलब कि क्यों चालू किया गया था, क्यों शुरुआत की गई थी इसकी? तो देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना, यानी कि ऐसे जिलों की पहचान करेगा यह कार्यक्रम जो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही कमज़ोर है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, और उसका समग्र विकास करने के लिए उसे सहायता करना। वर्ष 2023 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु देश के 26 राज्यों में 112 जिलों की पहचान की गई। जब 2018 में तो शुरुआत हुई थी इसकी, जिसमें कि जो है 8 जिलों का चयन किया गया था, लेकिन 2023 में लगभग 26 राज्यों में 112 जिलों का चयन किया गया। राज्य के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक हैं और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। राज्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक यानी जो अध्यक्ष होते हैं, राज्य चलाता है। इस कार्यक्रम को कौन चलाती है? वो राज्य, ठीक है, जो जिला होगा जिस राज्य में, वो राज्य इसको कंट्रोल करेगी, राज्य इसकी देखरेख करेगी, राज्य इसका विकास में पूर्ण रूप से जो है अपना काम करेगी। लेकिन इसका जो है क्या करता है? नीति आयोग इसका संचालन करता है। नीति आयोग का नाम सुने होंगे, नेशनल नीति NITI, उस पर भी देखेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर केंद्रित है जिसका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत करने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा की जा रही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 विषय निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण, मुख्य रूप से किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत? स्वास्थ्य एवं पोषण पर, शिक्षा पर, कृषि एवं जल संसाधन पर, वित्तीय समावेश और कौशल विकास पर, बुनियादी आधारभूत ढांचे पर। बुनियादी आधारभूत ढांचा क्या हो गया? विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये सब बुनियादी ढांचा के अंतर्गत आ जाएगा। वित्तीय समावेश और कौशल विकास, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा काम करने के लिए, लोगों को ट्रेंड बनाया जाएगा, नए नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद कृषि और जल संसाधन, किसानों की मदद की जाएगी, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई जाएगी, जल संसाधन पानी को हर जगह पहुंचाया जाएगा। शिक्षा पर जोर दिया जाएगा इन जिलों में, है ना, विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा, वहाँ की पठन पाठन कार्य को जो है बेहतर किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण यानी हॉस्पिटल की व्यवस्था, वहाँ की विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। ये चीज़ें 5 चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मुख्यतः 3 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। क्या क्या सिद्धांत है? केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्या होगा? कुछ केंद्र का, कुछ राज्य का अंश होगा। नागरिकों और सरकारी प्रशासकों के बीच सहयोग होगा, मिलजुल कर सभी काम करेंगे। जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी होगी, यानी कंपटीशन होगा। जैसे कि 2023 में 112 जिलों का चयन किया गया 26 राज्यों में। अब उसमें से कंपटीशन होगा, कौन राज्य बेहतर रिजल्ट देता है, कौन राज्य बेहतर परिणाम देता है। तो इससे एक चीज़ तो ये होगा क्या, कहीं ना कहीं जिला जो है एक दूसरे से कंपटीशन करके जो अपने अपने कार्य में जो है बेहतर करने का प्रयास करेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो नीति आयोग करेगी। यानी 112 जिलों का मूल्यांकन कौन करेगी? नीति आयोग, जो भारत सरकार के कंट्रोल में है, और उसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? तो नीति आयोग के। अब आते हैं हम लोग, अगला टर्म जो है असम का परिसीमन, ठीक है, असम में परिसीमन। असम में परिसीमन की बात करें तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन का प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया। कौन? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने क्या किया? असम का परिसीमन के लिए एक प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस परिसीमन में क्या था कि परिसीमन का यह मसौदा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 8A के प्रावधान के अनुसार यह तैयार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 170 और 82 के अनुसार असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 में जनगणना के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 170 और 82 के तहत
याद रखना है। अनुच्छेद 170 और 82 के तहत परिसीमन का कार्य 2001 में यहाँ पर जनगणना के बाद किया गया था। अनुच्छेद 170 और 82 के अनुसार यह अनुच्छेद कहता क्या है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या और राज्यों को लोकसभा में सीटों की संख्या तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े नहीं हो जाते। असम की पिछली बार परिसीमन 1976 में किया गया था। ठीक है, यह क्या कहता है, नियम क्या कहता है 170 कि यह जो होगा तब कब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। असम की पिछली बार परिसीमन 1976 में किया गया था। उसके बाद जो है कब किया गया था, 2001 में। और प्रस्तावित परिसीमन क्या है, असम राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 निर्धारित की गई, यानी कि 126 है वहाँ की विधानसभा की सीटें और 14 है लोकसभा की सीटें। बिहार की बात करें तो बिहार में 243 है विधानसभा की सीटें और 40 है लोकसभा की सीटें। इसमें से जनजातियों के लिए कुल 9 सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, यानी 126 सीटों में, अब जो विधानसभा में 126 सीट है उसमें से 19 सीट अनुसूचित जाति के लिए जिसको हम लोग SC बोलते हैं, और इसी में से 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए जिसको हम ST बोलते हैं के लिए आरक्षित किया गया। लोकसभा में जो 14 सीट है उसमें से 2 सीटों को अनुसूचित जाति के लिए, 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों को संभव भौगोलिक रूप से सुसंगठित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया है। उसके परिसीमन में भौतिक विशेषताओं, जनसंख्या के घनत्व, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा परिसीमाओं, संचार सुविधाओं तथा जन सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। तो हम लोगों ने देखा अभी तक 3 टॉपिक को, मेरा युवा भारत जो कि आपको 11 अक्टूबर 2023 को लाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा NFC यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने देखा आकांक्षी जिला कार्यक्रम। उसके बाद असम का परिसीमन। हमने 4 टॉपिक पर चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक पर चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। यदि मेरा प्रस्तुति अच्छा लगता है तो बताएं, मैं और आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।